Hello students, welcome to study of commerce. Today we start next chapter of accounting. तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपको मेरे चैनल में शो कर रहा होगा, आप जाकर के देख सकते हैं। आप पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप सेकेंड चैप्टर अकाउंटिंग का शुरू करिएगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GAAP की, जिसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by accounting professions. मीन्स हम अपने अकाउंटिंग के प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को जो कि डेवलप किए गए हैं उसको हमें फॉलो करना होता है अकाउंटिंग प्रोफेशन में। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अकाउंटिंग में हमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग करनी होती है एक सिस्टमेटिक मैनर में। सिर्फ रिकॉर्डिंग करना ही मेन एम अकाउंटिंग का नहीं होता है। हमें अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग तो करनी है, लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर में जो अकाउंटिंग के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए ही हमें रिकॉर्डिंग करना है। These rules are called by different names such as principles, concepts, conventions, postulates, assumptions and modifying principles. ठीक है, तो जो भी सारे रूल्स हैं उनको हम डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, सच एज प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, एजम्पशंस होते हैं एंड मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं। मीन्स हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो मॉडिफाई किए जा सकते हैं, उनमें चेंजेस किया जा सकता है। The term principle has been defined by AICPA as a general law. ठीक है, AICPA ने डिफाइन किया है प्रिंसिपल्स को कि ये एक जनरल लॉ होते हैं और रूल होते हैं। द वर्ड जनरली मीन्स इन अ जनरल मैनर। जनरली का मतलब कहने का इतना सा है कि ये एक जनरल मैनर के प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। Generally accepted accounting principles or GAAP are a set of rules that encompasses the details, complexities and legalities of business and corporate accounting. मीन्स हमारा जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, इसके नाम से ही क्लियर है कि एक जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि जिनमें डिटेल्स होती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है और लीगलिटीज़ होती है बिजनेस की। मीन्स बिजनेस में लीगली क्या क्या हमें करना चाहिए, ये सब इन प्रिंसिपल्स में होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिफर्स टू द रूल्स और गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मीन्स मेनली हमारा जो GAAP होता है वो उसमें जो रूल्स या गाइडलाइंस हम अडॉप्ट करते हैं वो मेनली रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करने के लिए होते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। चलिए अब इस फिगर की मदद से हम समझते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के प्रिंसिपल्स या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे GAAP में जो है टोटल इतने प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस एंटिटी हो गया, मॉनेटरी यूनिट, टाइम पीरियड, मैचिंग प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म। ठीक है, हम एक एक करके सारे एक्सप्लेन करेंगे, सारे धीरे धीरे हम समझेंगे कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि हमारे कितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कितने कन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, Basic accounting concepts is the basic rules, assumptions and principles which is considered as the basis of recording of business transactions and preparing the accounts. मीन्स हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें बेसिक रूल्स होते हैं, assumptions होती हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं एज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। मीन्स हमारे जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के बेसिस पे ही हम इन रूल्स या प्रिंसिपल को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एंड प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स।
तो चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होती हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, फर्स्ट है आपका बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव अवॉइडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे करके समझेंगे, एक एक का मतलब कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो इन कॉन्सेप्ट्स का कोई सीक्वेंस नहीं है कि आपको इनको सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, कोई भी फर्स्ट पे हो सकता है, कोई भी सेकंड प्लेस पे हो सकता है। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस हमारी 4 कन्वेंशंस होती हैं। एक आपका हो गया कंसिस्टेंसी, दूसरा फुल डिस्क्लोजर, तीसरा आपका कंजर्वेटिव और फोर्थ है आपका मैटेरियलिटी। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं सारे प्रिंसिपल्स के बारे में। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी के बारे में पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि एंटिटी मीन्स होता है एक सेपरेट थिंग। ठीक है, तो इसका मतलब भी एक सेपरेट थिंग से ही है कि बिजनेस हमारा एक सेपरेट थिंग होता है। ओनर की अपनी एक सेपरेट अलग एंटिटी होती है और बिजनेस की अपनी एक अलग एंटिटी होती है, एक अलग पहचान होती है। ठीक है, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑल्सो नोन एज सेपरेट एंटिटी एंड इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट states that the transactions related to a business must be recorded separately from those of its owners and any other business। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को हम सेपरेट एंटिटी एंड इकोनॉमिक एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम अलग रिकॉर्ड करते हैं अपने ओनर्स को सेपरेट करके। ठीक है, मीन्स ओनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं उसको हम अपने बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते हैं। हमारे बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम एक सेपरेट जगह पे करते हैं। इट मीन्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर टू बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट एंटिटीज। कीपिंग दिस इन व्यू, व्हेन अ पर्सन brings in some money as capital into his business, in accounting records it is treated as liability of a business to the owner. Here one separate entity owner is assumed to be giving money to another distinct entity। कहने का मतलब इतना सा है कि जो हमारे अकाउंटिंग का पर्पस होता है वो ये होता है कि बिजनेस और उसके ओनर को हम 2 सेपरेट एंटिटीज़ के बेस पे ट्रीट करते हैं कि बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है और ओनर एक अलग सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, तो व्हेन अ पर्सन ब्रिंग इन सम मनी एज कैपिटल इनटू हिज बिजनेस, तो जब कोई पर्सन कुछ मनी अपनी बिजनेस में लगाता है एज कैपिटल, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हम उसको एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं ऑफ द बिजनेस टू द ओनर। ठीक है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ओनर के लिए अगर ओनर अपनी कैपिटल बिजनेस में लगा रहा है। तो कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का कि बिजनेस आपकी एक अलग सेपरेट एंटिटी होती है और ओनर आपका एक अलग सेपरेट एंटिटी होता है। ठीक है, फिगर से भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फिगर में लिखा है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, मीन्स एक फिगर में आपका बिजनेस बना हुआ है और बिजनेस की कैश अलग दिखाई गई है। दूसरे फिगर में आपका ओनर है और ओनर की कैश अलग है। मीन्स फिगर में क्लियरली दिखाया गया है कि दोनों अलग अलग एक अलग सेपरेट एंटिटी हैं। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट, इसके तो नाम से ही क्लियर है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हम केवल मॉनेटरी टर्म्स को ही मेज़र करेंगे। ठीक है, जिनकी कोई मनी वैल्यू होगी सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। चलिए देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग ऑल्सो नोन एज मेजरेबिलिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को हम मेजरेबिलिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मीन्स दैट ओनली ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मीन्स कि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जिनकी कोई मनी वैल्यू होगी, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर पाएंगे। क्योंकि अगर मनी वैल्यू नहीं होगी तो हम उनको अपने ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, भले वो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हों, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हों। लेकिन अगर उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, हम उसे मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसे
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी शो नहीं कर सकते। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट इज दैट the records of the transactions are to be kept not in a physical units but in a monetary units। मीन्स हम अपने ट्रांजेक्शन्स को फिजिकल यूनिट्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, हम उनकी मॉनेटरी यूनिट्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑल सच ट्रांजेक्शन्स और हैपनिंग्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। मीन्स ऐसे ट्रांजेक्शन्स या हैपनिंग्स जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, कैपेबिलिटीज ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज और क्रिएटिविटी ऑफ इट्स रिसर्च डिपार्टमेंट और इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एमंग पीपल इन जनरल डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ फर्म। मीन्स ये सब भी हमारे फाइनेंस से जुड़े हैं। अगर मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है तो ये हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई बात ही है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज की क्रिएटिविटी या कैपेबिलिटीज़ देखते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। लेकिन हम इन सब की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई मनी वैल्यू नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग implies that the business entity will continue its operations in the future and will not liquidate or be forced to discontinue operations due to any reason। मीन्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस एंटिटी है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू ऑपरेट करता रहेगा, हम ये मान के चलते हैं, और इसको बाय फोर्स कोई डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता इस ऑपरेशन को। ठीक है, किसी भी रीज़न से बाय फोर्स कोई भी इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर सकता है। अ कंपनी इज अ गोइंग concern if no evidence is available to believe that it will have to cease its operations in foreseeable future। ठीक है, कोई भी कंपनी गोइंग कंसर्न अगर है और अगर कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है उसके खिलाफ कि उसको फोर्सफुली फ्यूचर में ऑपरेट करने से रोका गया है, तो हम उसको लीगल मानेंगे, अदरवाइज हम उसको इलीगल मानेंगे अगर कोई भी एविडेंस फ्यूचर में मिलता है कि इस कंपनी को फोर्सफुली जो है सीज किया गया है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ये आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देखें, आप डेप्रिसिएशन का क्या कंप्यूटेशन होता है कि जब हम कोई भी मशीनरी परचेज करते हैं तो उसका जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम वो ईयर टू ईयर लगाते हैं, एक साथ 3 साल का 4 साल का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं, तो वो हम फ्यूचर के बेस पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने माइंड में मेंटेन कर लेते हैं कि फ्यूचर में भी हम इस मशीनरी को यूज़ करेंगे, तो उसी के बेस पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रेदर देन देयर करंट मार्केट वैल्यू। हम उसकी करंट मार्केट वैल्यू को ना देखते हुए बल्कि हम उसकी एसेट्स की इकोनॉमिक लाइफ को देखते हैं कि ये फ्यूचर में हमें फिक्स्ड एसेट्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपनीज एज्यूम दैट देयर बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। कंपनीज ये एज्यूम करके चलती हैं कि उनका बिजनेस जो है इनडेफिनिट पीरियड, मतलब कि कोई डिफाइंड पीरियड नहीं रहेगा। इनडेफिनिट मतलब कि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, इतने पीरियड तक हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। एंड द एसेट्स विल बी यूज्ड इन द बिजनेस अंटिल फुली डेप्रिशिएटेड। और एसेट्स हम तब तक बिजनेस में यूज़ करेंगे जब तक कि वो पूरी डेप्रिशिएट नहीं हो जाती। अनदर एग्जाम्पल ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज द प्री पेमेंट एंड एक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस। मीन्स हम अपने एक्सपेंसेस को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में भी हमारा बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो आपका आई होप आपको एग्जाम्पल से ये सब क्लियर हो गया होगा। कंपनीज प्रीपे एंड एक्योर एक्सपेंसेस बिकॉज दे बिलीव दैट दे विल कंटिन्यू ऑपरेशंस इन फ्यूचर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कंपनीज ये बिलीव कर लेती हैं कि फ्यूचर में भी उनका बिजनेस ऑपरेट करेगा, इसी बेस पे वो एडवांस पेमेंट भी कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। Accounting period refers to the fixed time period during which all accounting transactions are recorded
for and financial statements are compiled to be presented to the investors. मीन्स अकाउंटिंग पीरियड एक ऐसे फिक्स टाइम को रिफ़र करता है जिसमें हमारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड किए जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल किए जाते हैं, एक ईयर के मेंटेन किए जाते हैं, सो दैट दे कैन ट्रैक एंड कंपेयर द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी फॉर ईच टाइम पीरियड. तो उसी के बेस पे हम अपने कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड की. ठीक है. द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द इनकम टैक्स एक्ट रिक्वायर दैट द इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एनुअली. तो जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है और जो इनकम टैक्स एक्ट है वो उन्होंने रिक्वायर किया है कि इनकम स्टेटमेंट्स हमारे जो है एनुअली प्रिपेयर किया जाए ईयर टू ईयर. ठीक है. दे आर ऑफ टू टाइप्स, कैलेंडर ईयर और फिजिकल ईयर. फर्स्ट है आपका कैलेंडर ईयर. फॉर दोज कंपनीज विच फॉलो द कैलेंडर ईयर it starts from 1st January and ends on 31st December of the same year. मीन्स ऐसी कंपनीज जो कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं वो 1 जनवरी से अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं और 31 दिसंबर को अपना एंड करती हैं. नेक्स्ट है आपका फिजिकल ईयर. फॉर दोज कंपनीज विच फॉलो द फिजिकल ईयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एनी मंथ अदर देन जनवरी. मीन्स जनवरी को छोड़ करके किसी भी मंथ से जो अपना बिजनेस स्टार्ट करती हैं वो फिजिकल ईयर में आती हैं. मेनली अगर हम फिजिकल या फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को एंड होता है. ठीक है. सो आज हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं. बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो धीरे धीरे हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में. ठीक है. अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल में या किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट.